दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको हम मिलाने वाले हैं एक ऐसे सर से जो ऑप्शनल पढ़ाते हैं बीपीएससी के लिए। दोस्तों पिछले वीडियो में हमारे एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था, मुझे कुछ ऐसे टीचर्स के बारे में बताओ जो एंथ्रोपोलॉजी पढ़ाते हो, जो ऑप्शनल के लिए बीपीएससी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम उन्हीं के क्वेश्चन को लेकर जो है इस वीडियो को बना रहे हैं और आज हम मिलाने वाले हैं पटना के जो काफ़ी फेमस टीचर्स हैं और बहुत सारे यहाँ से रिजल्ट भी हुआ है। तो उनसे मिलेंगे, उन्हीं से सच्चाई जानेंगे कि आखिर यहाँ से कितना रिजल्ट्स हुआ है, कैसे वो टीचर्स है यहाँ के लिए और कैसे पढ़ाते हैं। तो सारे क्वेश्चन जो भी है वो सारे कवर करेंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोशिश करेंगे दोस्तों उस क्वेश्चन को कवर करने के लिए और नेक्स्ट वीडियोज में जो है उस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सर के पास लाएंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों नासिर सर के बारे में, जो एनी बेसेंट पटना के रोड में रहते हैं और यहाँ पे जो है एंथ्रोपोलॉजी का जो है वो कोचिंग चलाते हैं और ऑप्शनल्स के लिए काफी माहिर है और जाने जाते हैं। तो इनसे मिलेंगे और बात करेंगे और इन्हीं से सारे कुछ हम समझेंगे। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे, जो आपने बहुत ही कीमती वक्त हमारे लिए निकाला और हमारे व्यूअर के लिए निकाला। तो सर सबसे पहले हम आपका नाम जानेंगे और हम ये आपसे जानेंगे कि सर आप जो है वो टीचिंग में कब से हैं। सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे जो स्टूडेंट के मार्गदर्शन के लिए उसकी सही सच्चाई को, यहाँ की कोचिंग जगत की जो सच्चाई है उसको स्टूडेंट के सामने रख रहे हैं और इसकी ज़रूरत भी है। अब जहाँ तक मेरा नाम की बात है तो मेरा नाम मोहम्मद नासिर आलम हुआ और लगभग 21 साल से हम पढ़ा रहे हैं इस वक्त। अब मेरी कोचिंग कहाँ स्थित है पटना में? ये कोचिंग पटना कॉलेज का सामने एक रोड है, एनी बेसेंट रोड, उसी रोड में ये कोचिंग स्थित है। अच्छा, तो ये जो कोचिंग है सर की जो कोचिंग है एक ही ब्रांच है पूरे पटना में और एनी बेसेंट जो रोड है वो पटना कॉलेज के अपोजिट में, तो यहाँ पे ये रोड स्थित है और इसी रोड में सर का ऑफिस है और यहीं पे जो है सर क्लासेस लेते हैं। तो अब हम सर से जानेंगे कि सर की जो लास्ट क्वालिफिकेशन है वो क्या है, सर जो टीचिंग प्रोफेशन में है वो कब से है, क्योंकि ये जानना बहुत ही जरूरी होता है। बहुत सारे ऐसे लोगों का क्वेश्चंस जो होता है वो जानना चाहते हैं कि सर का जो एक्सपीरियंस है टीचिंग में वो कितने दिनों से एक्सपीरियंस है। तो सर आप टीचिंग लाइन में कब से हैं, आपका क्वालिफिकेशन जो लास्ट है सर वो क्या है? मेरा क्वालिफिकेशन है कि मैं MSc है, साइंस बैकग्राउंड के हैं और एंथ्रोपोलॉजी मेरा कमीशन का विषय रहा। मैं खुद ही UPSC का एस्पायरेंट था और मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है कमीशन है। और आज मैं जो भी गाइडलाइन हमसे मिल रहा बच्चे को वो एक्चुअली हम खुद कमीशन की तैयारी करते थे और उसी एक्सपीरियंस का फ़ायदा आज भी स्टूडेंट को मिल रहा है। तो सर आप टीचिंग में मतलब क्यों आए, जैसे कि इसमें आपकी रुचि थी या फिर इससे पहले कहीं जॉब वगैरह में भी थे? देखिए मेरी पहली रुचि तो थी कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना, इसके अलावा मेरी कोई रुचि नहीं थी। लेकिन जब मेरा जो अटेम्प्ट है वो ख़त्म जब हो गया मेरा सिविल सर्विसेज का, तब उसके बाद मेरा सेकंड ऑप्शन यही था कि उन लड़कों को मार्गदर्शन करना जो मैंने इस तैयारी के दौरान सीखा। और हम देखते थे कि जूनियर लड़के एक्चुअली सही स्ट्रेटजी, सही रणनीति बनाने नहीं आता था और वह गलत रणनीति की वजह से काफ़ी लंबे समय लगा देते थे। PT भी क्वालिफाई नहीं हो पाता था या PT क्वालिफाई किए तो मेंस नहीं निकाल पाते थे। तो हम खुद भी जब स्टार्टिंग में जो है तैयारी करते थे तो हमसे भी वही गलतियाँ होती थी। फिर बाद में जैसे जैसे एक्सपीरियंस हुआ तो मुझे लगा कि अगर जूनियर लड़कों की इन चीज़ों को सिखाया जाए तो वो कम अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर जाएंगे और वो सही भी साबित हुआ। जब हम स्टार्ट किए उसी समय से काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी मेरे यहाँ रहा और लड़के सीखे तैयारी के तरीके को भी किस तरह तैयारी करनी चाहिए, इसीलिए इस फील्ड में हमारे। तो इसकी शुरुआत सर कहाँ से हुई, पटना से हुई या फिर दिल्ली से हुई? इसकी शुरुआत आपने सर टीचिंग की कहाँ से शुरुआत की? शुरुआत तो मैं पटना से ही किया था और यहाँ पर जो जिस ब्रांच में अभी हम लोग हैं ये ब्रांच एक्चुअली मेरा 3rd ब्रांच है। इससे पहले मेरा सबसे पहला ब्रांच जो था वो रमना रोड में था। फिर यूनिवर्सिटी के पटना यूनिवर्सिटी के सामने भी एक ब्रांच मेरा था। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आए, लेकिन यहाँ के साथ साथ हम दिल्ली के भी कुछ फेमस इंस्टीट्यूट से जुड़े रहे और आज भी जुड़े हुए हैं। और चूँकि वहाँ तो हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, यहाँ भी कुछ लड़के इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के आते हैं और उनको पढ़ाते हैं। तो ये सबसे बड़ा सवाल है सर
कि आपकी जो ऑप्शनल पेपर है, जैसे कि आप सर ऑप्शनल जो पढ़ाते हैं एंथ्रोपोलॉजी, तो वो उसकी माध्यम जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप सर पढ़ाते हैं? जी, दोनों माध्यम में हम पढ़ाते हैं। यूपीएससी के जो भी बच्चे हैं वो तो फुल्ली इंग्लिश मीडियम ही पढ़े। बीपीएससी में भी कुछ लड़के ऐसे हैं जो प्रोफेशनल कोर्स के माध्यम से, जैसे इंजीनियरिंग करके आए हैं, मेडिकल करके आए हैं, वो सब लड़के इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, तो हम उस मीडियम में भी पढ़ाते हैं और उसके नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं इंग्लिश मीडियम में। तो यहाँ पे जो आपके पास स्टूडेंट्स हैं, जैसे आप बिहार में यहाँ पटना में पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट आपके पास हिंदी मीडियम के हैं या फिर इंग्लिश मीडियम के? यहाँ पर तो ज़्यादातर लड़के जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसमें तो लगभग 90% स्टूडेंट हिंदी मीडियम के, 10% इंग्लिश मीडियम के। लेकिन यूपीएससी के जो भी स्टूडेंट हैं वो टोटली इंग्लिश मीडियम में हैं। तो आपके पास सर यूपीएससी बीपीएससी दोनों स्टूडेंट्स हैं? जी, दोनों स्टूडेंट हैं। ओके सर, आपने जैसे बताया कि यहाँ पे हमारा 3 ब्रांचेज है पटना में, तो फिलहाल कितना एक्टिव ब्रांचेज है पटना में आपका? नहीं, फिलहाल तो आप सबको इसी में मर्ज कर दिया, यानी बेसेंट रोड में ही। अच्छा, तो कहीं ना कहीं ये कहीं कोरोना काल का तो असर नहीं कि सर वो सारे क्लासेस को एक ही में मर्ज कर दिया? हाँ, कोरोना काल का असर ये है कि मर्ज नहीं किया, बल्कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है अब पटना में नहीं रह पा रहे हैं, चाहे वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो या अदर प्रॉब्लम है, खासकर लड़कियों के साथ। तो इसलिए दूसरे ब्रांच को हटा के उसके जगह हमने ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर दिया, ताकि जो पटना से बाहर है वो हमारे ऑनलाइन लाइव क्लास कर सके, ना कि वीडियो रिकॉर्डिंग। तो मैं ऑनलाइन के बारे में भी जानना चाहूँगा, जैसे कि कोई एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ाते हैं या फिर कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं या फिर खुद का सर आपका यूट्यूब चैनल है? अभी तो फिलहाल हम मोबाइल में जूम में से पढ़ा रहे हैं, लेकिन विद इन ए वीक हम यहाँ DSLR कैमरा लगाने जा रहे हैं। अच्छा। जो कि हम उसके माध्यम से फिर पढ़ाएंगे और एक विद इन ए वीक हम लोग लगा रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन में भी लड़कों को बहुत ज़्यादा अभी जो है जरूरत महसूस हो रही है। सर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किए, या बहुत सारे लोग जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि हम कहीं ना कहीं बीपीएससी या यूपीएससी की प्रिपरेशन करें, और उस बीच में वो सोचते हैं कि हमारा जो ऑप्शंस पेपर होगा एंथ्रोपोलॉजी होगा। तो उसके बारे में आप क्या बताएंगे? जैसे कोर्स कितने दिनों का है? बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बातें चलती है कि ये कोर्स जो है 1 साल का है, 6 महीना का है या फिर 2 साल का है, तो इसके बारे में आप संक्षिप्त में थोड़ा बता दें। देखिए, कोर्स का तो टाइम में बांधना ही गलत है। पहला चीज़, एक तो बीपीएससी का जहाँ तक सिलेबस की बात है तो एंथ्रोपोलॉजी बहुत ही छोटा सब्जेक्ट है अदर सब्जेक्ट के मुकाबले में। दूसरा है कि टीचिंग के वे पर डिपेंड करता है। जैसे हमारे यहाँ जो क्लास होती है उस क्लास में हम लोग एस्टिमेशन के समय ही टोटल नोट्स उसको प्रोवाइड कर देते हैं, और क्लास में सिर्फ लेक्चर होता है और लड़के पहले पढ़ कर क्लास आते हैं, सारे क्वेश्चन को माइंड में लेकर आते हैं, उसके बाद पढ़ाते हैं यहाँ। तो इस वजह से सिर्फ चूँकि क्लास में लेक्चर होता है, नोट्स ऑलरेडी मिल चुका होता है, नोट्स लिखाने की जरूरत नहीं होती, इसलिए कम टाइम में कवर हो जाता है। तो कहें कि ये बिल्कुल शॉर्ट्स जो है ये सिलेबस है जो काफ़ी मतलब कम टाइम में जो खत्म हो जाती है। अगर कोई क्लास करना चाहता है, एंथ्रोपोलॉजी लेना चाहता है, तो सर क्या अगर आपके पास कोई क्लास करने आना चाहता है या फिर किसी भी टीचर्स के पास क्लास करना चाहता है, तो इससे पहले कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत है या फिर डायरेक्टली कोचिंग्स में भी जाके इसकी पढ़ाई की जा सकती है? देखिए, प्रॉब्लम यह है कि बिहार में एकेडमिक में कहीं एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट नहीं है। अच्छा। मेरे यहाँ जो भी आते सब जीरो रहते एंथ्रोपोलॉजी के मामले में, तो इसलिए हमको ये ध्यान रखना पड़ता है कि बेसिक से पढ़ाएं, क्योंकि सब जीरो वाले रहते हैं, और जब यहाँ पढ़ाते हैं तो थोड़ा स्टडी होती है और यहाँ किसी को किताब बेसिक बुक की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अच्छा। उस तरह के। और तो मतलब सर अपना नोट्स आप देते हैं? नोट्स भी देते हैं, और लेकिन नोट्स के अलावा जो है सिलेबस तक पहुँचने के लिए जिस बेसिक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होती है वो बेसिक कॉन्सेप्ट हम देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं कि उसका कोई पर्सन बायोलॉजी है, अब कोई आर्ट्स बैकग्राउंड के लड़के आए, तब उसको हमको कहना पड़ेगा कि जाइए आप बेसिक बुक बायोलॉजी के पहले पढ़िए, तो लड़के सिलेबस समझे ही नहीं तो फिर बायोलॉजी से कौन पार्ट वो पढ़ेंगे। इसलिए जितनी रिक्वायरमेंट है बायोलॉजी की उसको जानकारी की, उतनी हम एक्स्ट्रा क्लास लेते सिलेबस से हट कर, वो सिखा देते हैं, फिर तब सिलेबस में लाते हैं। इसलिए यहाँ लड़कों को बेसिक बुक की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मतलब कोई भी अगर क्लास करना चाहता है, एंथ्रोपोलॉजी लेना चाहता है, अगर क्लास भी करना चाहता है तो डायरेक्टली जो है वो कोचिंग में जाके आसानी से इसे पढ़ सकता है। मेरा दूसरा क्वेश्चन है सर आपसे कि आपका जो क्लास चलता है उसमें स्टूडेंट की स्ट्रेंथ क्या होती है?
क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही जरूरी हो जाता है अगर कोई पटना में ही है या फिर किसी सिटी में है, अगर उसी सिटी में पढ़ना चाहता है। तो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट तो दावा करते हैं कि 60 स्टूडेंट्स रहेंगे एक बैच में, 120 रहेंगे, लेकिन एडमिशन ले लेने के बाद में ये चीज़ें चेंज हो जाती है, बहुत सारे बैचेज जो है वो मर्ज हो जाती है। तो इसलिए ये क्वेश्चन आपसे सर हम पूछ रहे हैं कि आपके क्लास में स्टूडेंट की जो स्ट्रेंथ है वो क्या होती है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कोचिंग उससे क्या लेना चाहता है और क्या उसको देना चाहता है। तो बड़ी चीज़ ये है कि रिजल्ट आपको करवाना है लड़के का, और सिर्फ मेंस मानी नहीं रखता, उसका बीपीएससी या यूपीएससी जो है क्लियर होना चाहिए, उसको मेंस से निकल कर इंटरव्यू भी देना है। बिल्कुल। और इसलिए हम जो अपना क्लास लेते हैं, यहाँ क्लास में जितने लड़के मौजूद होते हैं हम सबको क्वेश्चन करते रहते हैं, ताकि उसको जो है स्पीच में उसके फ्लुएंसी आए, वो बोल सके, कल बेहतर इंटरव्यू भी दे सके। अगर हम यहाँ 200-300 का बैच बनाना शुरू करते हैं तो फिर एक एक लड़के पर हम ध्यान नहीं दे पाएंगे, उससे क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम क्लासरूम ही एक नंबर रखते हैं कि जिसमें 60 से 70 लड़के ही एडजस्ट हो, वरना मेरे मन में भी लालच आ जाएगी कि हम 200 का बैच बना। तो मतलब कहीं ना कहीं कि आपके जो क्लास के स्ट्रेंथ है वो 60 अराउंड 70 के बीच में ही रहती है। अब हम आपसे ये सर जानना चाहेंगे कि जो आप क्लास कंटिन्यू जो कराते हैं तो उसमें टेस्ट का क्या शेड्यूल है? जैसे वीकली टेस्ट लेते हैं या फिर 15 दिन पे या फिर मंथली टेस्ट का सिस्टम है? देखिए, बिना प्रैक्टिस और टेस्ट के तो लड़के रिटन में बेहतर कर नहीं सकते, तो उसको तो लिखना ही नहीं। टेस्ट तो लेते ही हैं, लेकिन टेस्ट मैंडेटरी है हर स्टूडेंट के लिए। हमने उसमें शर्त लगा दिया है कि आप टेस्ट फीस जितना कम कराना है करा लें, अगर पैसा घट जाए तो हमसे मदद ले लीजिए, मगर टेस्ट दीजिए। ठीक है, टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो टेस्ट के लिए कई तरीके के हमारे यहाँ सिस्टम है। जो पहले से पढ़े हुए हैं वो फुल सिलेबस का टेस्ट दे सकते हैं, जो कि अगर नया स्टूडेंट है उसको टॉपिक वाइज लेते हैं कि आप वीक में इतना पढ़े हैं, उसी से टेस्ट दीजिए। और तीसरा शर्त हमारा है कि जो टेस्ट नहीं देंगे उसको पेनल्टी लगेगा। टेस्ट फ्री में दे सकते हैं, लेकिन टेस्ट नहीं देंगे तो पेनल्टी लगेगा आपको। टेस्ट मैंडेटरी है हमारे, मतलब ये स्ट्रिक्टली आपके पास लागू है? जी जी जी। अब हम आपसे सर ये जानना चाहेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पटना आके सर नहीं पढ़ सकते हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब में हैं और वहीं से कहीं ना कहीं है जो कमीशन की तैयारी में लगे हुए हैं। तो अगर वो लोग वहाँ से पढ़ रहे हैं तो एंथ्रोपोलॉजी अगर लेना चाहते हैं तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? कौन सा बुक बेहतर होगा? या फिर आपका जैसे नोट्स मार्केट में बहुत चल रहा है, तो अगर आपका नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो फिर वो कैसे ले पाएंगे? देखिए, नोट्स सफिशिएंट है। बुक की जहाँ तक बात है तो बुक तो कमीशन के सिलेबस को ध्यान में रख कर लिखा हो, ये जरूरी नहीं है कि ऐसे चैप्टर हो सकती है बुक में जो जिसकी कमीशन में कोई ज़रूरत नहीं है, और जो कमीशन का डिमांड हो सकता है उस बुक में उसको नहीं मिले। और हम लोग जो स्टडी मटेरियल तैयार करते हैं वो कमीशन का जो डिमांड है और जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, इसलिए स्टडी मटेरियल ज़्यादा बेनिफिशियल है। और स्टडी मटेरियल चूँकि हमारे पास अपना अवेलेबल है, सारे साधन हैं, और काफ़ी लड़के हम समझिए के नॉर्थ इंडिया ही नहीं कहिए बल्कि लगभग पूरे इंडिया के लोग हमारे यहाँ स्टडी मटेरियल के लिए जुड़े हुए हैं। तो कौन से नाम से आपका स्टडी मटेरियल मिलता है मार्केट में? देखिए, यहाँ पर जो है ज़्यादातर जो स्टडी मटेरियल मिल रहा है तो वो लड़के कॉरेस्पॉन्डेंस में लेते हैं और कुरियर से उसका स्टडी मटेरियल जाता है। वो लड़के के पर डिपेंड करता है। कुछ लड़के ऐसे हैं कि उसको मटेरियल को स्कैन करके भेज देते हैं, वो निकाल कर वहाँ अपना प्रिंट निकाल लेते हैं। तो दोनों तरह का मैनेज है यहाँ पर। और जो के कॉरेस्पॉन्डेंस में एडमिशन लेते हैं तो उनके साथ ये फैसिलिटी रहती है कि वीक में 2 दिन उसके लिए हम कुछ सर्टेन पीरियड खाली रखते हैं। खाली इसलिए रखते हैं कि अगर वो इस वीक में कुछ पढ़ा है, कहीं समझने में उसको दिक्कत हो रही है, तो वो उस पीरियड में हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, समझ सकते हैं इस टॉपिक को, ताकि फिर नोट्स में कहीं उसको दिक्कत नहीं हो। अगर बुक के बारे में सर, जैसे आपका नोट्स तो जैसे हम सभी जानते हैं ये बहुत फेमस है, लेकिन जो नए लोग हैं जो नहीं जानते हैं, जो आपसे कांटेक्ट से काफ़ी दूर है, तो अगर वो बुक के बारे में जानना चाहते हैं? देखिए, बुक के बारे में मेरा सबसे पहला सुझाव यही है कि मार्केट में बहुत सारी बुक आ जाती है और उसमें मिसकंसेप्शन बहुत ज़्यादा है। जैसे हम लोग फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में बताते हैं कि अभी बहुत सारी बुक हैं, जैसे नरेश वैद्य जी के आपके बुक लिखी हुई फिजिकल में है, उसी तरह शुक्ला रस्तोगी की किताब पढ़ना चाहिए, रिपु दमन सिंह के फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ना चाहिए। ये सब एक मानक बुक है। सोशल एंथ्रोपोलॉजी में उमा शंकर मिश्रा जी की किताब पढ़नी चाहिए, आर.एन. श्रीवास्तव जी की, डी.एन. मजुमदार जी की किताब पढ़नी चाहिए, एल.टी. विद्यार्थी पढ़नी चाहिए।
उसी तरह फिजिक्स, मतलब बुक बहुत सारे हैं, उसको एक सिलेक्शन करना एक बड़ी बात हो जाती है। जी। और इसलिए आप ज़्यादातर सर अपना जो क्लास का नोट्स है उससे ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं, ताकि स्टूडेंट का जो समय है, वक्त की बचत हो और एक कम टाइम में एक अच्छा प्रिपरेशन हो जाए। अब मेरा सर अगला सवाल है आपसे कि जैसे कि आपने टीचिंग में सर तो बहुत दिन से है इस प्रोफेशंस में, तो अभी तक यहाँ पे अप्रॉक्स में रिजल्ट कितना हुआ है बीपीएससी में? ये तो हमको फिर से एक बार काउंटिंग करना होगा, तो सारा रिकॉर्ड तो मेरे पास है, लेकिन इतने रिजल्ट हुए तो अप्रॉक्स में सर हम जानना चाहते हैं आपसे। देखिए, यहाँ से जो लड़के मेंस पढ़े हैं उनमें से 600 से 700 लड़कों का फाइनल रिजल्ट हुआ है। और ऐसे अगर इंटरव्यू दिए हुए लड़कों को देखा जाए तो उसके हिसाब से तो लगभग 2000 लड़के हमारे यहाँ से क्वालिफाई किए होंगे। उसमें तो ये एक बड़ी बात है कि सर के पास से लगभग 600 जो है स्टूडेंट का जो सिलेक्शंस है वो बीपीएससी में हुआ है। और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जैसे यूपीएससी वगैरह है, तो इन सबको मिला के सर ने एक राउंड फिगर में बताया 600 जो स्टूडेंट का है यहाँ से सिलेक्शन हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि सर का जो एक पटना में नाम है एंथ्रोपोलॉजी के लिए वो कितना फेमस है और कितना अच्छा यहाँ से जो रिजल्ट हुआ है। लेकिन हम आपसे ये एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जब भी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से देख के आप नहीं लें, आप एक बार पता कर लें तभी जाके ले, क्योंकि यहाँ पे ये पेड प्रमोशंस नहीं है। क्योंकि ये हमारे पास एक कमेंट आया था व्यूअर का कि मुझे एक ऐसे टीचर से आप मिलाए जो एंथ्रोपोलॉजी अच्छे से पढ़ाते हो और उनसे कुछ क्वेश्चंस कीजिए जो ताकि हमारा जो क्वेश्चंस है वो क्लियर हो जाए। तो अब हम आपसे सर ये जानना चाहते हैं कि जैसे सर आपने बताया कि लगभग 600 अराउंड में यहाँ से स्टूडेंट का जो है वो सिलेक्शन हुआ है। ये एक बहुत ही बड़ी मतलब कहने कहीं एक सफलता है सर आपकी भी और बहुत सारे यहाँ के स्टूडेंट को जो जिस उम्मीद से आपके पास आए पढ़ने और उनका रिजल्ट यहाँ से हुआ। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे सर कि फीस वगैरह जो है वो क्या है यहाँ का? यहाँ के फीस में एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए वो 18,000 रुपये हम लोग लेते हैं और 1 डाउन पेमेंट लेते हैं। अगर यहाँ पे कोई जीएस भी पढ़ना चाहे, पूरा सब्जेक्ट पढ़ना चाहे तो उसका फीस जीएस मेंस के लिए 15,000 ले रहे हैं और प्रीलिम्स के जीएस के लिए 15,000 लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर 1 डाउन पेमेंट में पूरा कोर्स कोई पढ़ना चाहता है तो उसका 40,000 हम ले लेते हैं। तो ये सर का जो है वो फीस है जो सर ने आज रिवील किया। और अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे, अगर बहुत सारे गरीब स्टूडेंट हैं जिनके पास सफिशिएंट पैसे नहीं है, मनी नहीं है, जिसके कारण हो सकता है आपके पास एडमिशन नहीं ले पाए, अगर वैसे छात्र आते हैं तो उनके लिए क्या सुविधा है? देखिए, यहाँ पर 2 तरह के छात्र आते हैं, एक जो कि गरीब है, एक जो है गरीब है नहीं, गरीबों का हक मांगते हैं, ठीक है। तो वो भी हम लोगों कितने दिनों का अनुभव में हुआ कि कुछ लोग सक्षम हैं लेकिन वो आके बोल देते हैं कि गरीब है, बाद में पता चला कि वो नहीं है। तो उनको समझाते हैं कि जो गरीब है उसको फ़ायदा लेने दो और सिस्टम को भी चलने दो। अगर जैसे मान के चलिए आपके चैनल के माध्यम से भी हमको मालूम हो जाए कि ये लड़के गरीब है, उसका मेरे यहाँ कोई फी फिक्स नहीं है, वो 151 पर भी पढ़ने के लिए यहाँ पर जो है। ये बहुत खुशी की बात है। अगर जो लोग वैसे लोग हैं जो फाइनेंशियल काफ़ी कमज़ोर है, वीक है, तो सर के पास ये सुविधा है कि वो मतलब सिर्फ 151 रुपया देके आसानी से यहाँ पे जो है सर का क्लास अटेंड कर सकता है और अच्छे तरीके से यहाँ पे रख के सर के गाइडलाइन में वो पढ़ाई कर सकता है। तो अब हम आपसे सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे, बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे हम देखते हैं, बहुत सारे शहरों में भी हम देखते हैं कि जो बहुत सारे लोग जो है 4 साल से 5 साल से या 10 साल से टीचिंग लाइन में है, रिजल्ट वहाँ से 2-4 होता है, लेकिन हमेशा हर साल उनके जो है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑफिस के ऊपर में जो है बैनर लगा रहता है कि इस साल का टॉपर हमारे पास से। तो इसका क्या मतलब है कि जैसे कि ये सच बात है या फिर झूठ है? अगर झूठ है तो इसको कैसे रोका जा सकता है? देखिए, सबसे पहले इसको रोकने का तो तरीका यही कि स्टूडेंट खुद कॉन्शस हो। अगर हम अपने बारे में बोल रहे हैं कि सबसे पहले कॉन्शसनेस वो मेरी ही संस्था से दिखलाए कि जब हम बताएं कि ये लड़के जो टॉपर हैं वो मेरी संस्था के हैं तो उसका प्रमाण हमसे मांगे कि सर कब एडमिशन हुआ था आपके यहाँ, कोई एडमिशन फॉर्म उसका देखा जाए, उस लड़के को मोबाइल नंबर दिया जाए। हम उससे डायरेक्ट पूछना चाहते हैं कि आप उस संस्था से क्या लाभ लिए। कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन के लिए लड़के हमारे यहाँ इंक्वायरी फॉर्म भरे, हमको फ़ोटो मिल गया, बाद में 5 साल के बाद सक्सेस हो गया तो वो फ़ोटो हम दिखा सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें, कुछ लड़के हमारे पास भी कंप्लेन लेकर आए, कुछ लोगों के पैसे बर्बाद हुए, वक्त बर्बाद हुए, आते हैं एडमिशन लेते हैं, उनको बताते हैं। हम खुद उसको कहते हैं कि जब हम भी कहें तो सबसे पहले हमसे मांगो कि ये लड़के जो टॉप के एंथ्रोपोलॉजी में हाईएस्ट मार्क्स लाए बीपीएससी में, अगर वो आपके यहाँ का तो सर उसका एडमिशन फॉर आप स्वयं देख लाइए, पहले हमसे देख लीजिए।
इसी तरह आप हमसे मोबाइल नंबर मांगिए और आप उनसे बात कीजिए, मेरे सामने से उनसे बात कीजिए। इससे सच्चाई होगी और जो भी गलत कर रहे हैं उसमें भी एक डर पैदा होगा कि हम जो गलत फैला रहे हैं, लड़के अब कॉन्शस हो गए हैं और इस तरह से झूठ बोलकर हम एडमिशन नहीं ले सकते हैं। तो सर ने कहीं ना कहीं इस चीज़ को जो है बढ़ावा देते हैं कि अगर जो लड़का किसी भी कोचिंग से अगर क्वालिफाई किया है, अगर सक्सेस मिला है उसे, तो वो कोचिंग वाले अपना कहने के उससे स्टूडेंट का जो है व्हाट्सअप नंबर या फिर कॉन्टैक्ट नंबर रिवील करे या फिर उसका कोई आईडी इस तरह से रिवील करे ताकि ये सच्चाई पहुंच सके कि सचमुच में वो स्टूडेंट जो है उसी कोचिंग से है, उसी कोचिंग से ये पढ़ाई लिखाई वगैरह किया है। तो इस तरह के बहुत सारे मार्केट में धंधे जो चल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस में लोग जो है कि जहाँ पे पैसे के चक्कर में बहुत सारे बच्चे का जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं खराब हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर किसी तरह का सवाल है, अगर किसी तरह का सुझाव है तो डायरेक्टली आप कमेंट कर सकते हैं। सर के रिगार्डिंग भी अगर किसी तरह का सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि एक दिन और सर के साथ हम बैठ के बात करेंगे और आपके सारे क्वेश्चंस को उस दिन हम कैरी कर लेंगे। तो धन्यवाद।